नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज से हमारी टीम द्वारा जो है क्रॉनिकल मैगजीन की शुरुआत की जा रही है, जो कि हर महीने आपको कराई जाएगी। तो अभी हम लोग शुरू करें सितंबर माह की जो मैगजीन है, इसमें 27 जुलाई तक की घटनाएं जो हैं कवर की गई हैं, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। इसका जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले आपको थियरी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद उसके साथ साथ फैक्ट बताए जाएंगे। सबसे लास्ट में जब मैगजीन ख़त्म हो जाएगी पूरी पढ़ा के, तो ये एमसीक्यू कराया जाएगा। जितने पॉसिबल होंगे प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फैक्ट भी पूछे जाते हैं, और फैक्ट के साथ साथ स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। देखिए, यूपीपीसीएस में तो कारगर है ही ये मैगजीन, यूपीपीसीएल के रामबाण इसको कह सकते हैं। साथ साथ कोई भी एग्जाम है, इससे बाहर का करंट अफेयर नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, आज उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण होगा उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना ज़रूरी होगा। जैसे कुछ इसमें ऐसी चीज़ें दी हैं जिसका ज़रूरत नहीं है ना, हमारे एग्जाम को बस केवल जानकारी के लिए है, तो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एकदम महत्वपूर्ण है वही बताया जाएगा, सभी परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज राज्य समाचार से। राज्य समाचार में उत्तर प्रदेश विशेष से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आपको राष्ट्रीय कराया जाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिकी। इसी प्रकार से क्रम जो है चलता रहेगा। इसमें आपको सब कवर कराया जाएगा। इस महीने थोड़ा लेट है, अगले महीने से हम एकदम टाइमली चलेंगे, लेकिन इसको भी पूरा कवर कराएंगे। जो 8-10 क्लास से होंगी उतना ही कराया जाएगा, ज़्यादा इसमें फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। जो लिमिटेड है छोटे छोटे क्लास में, छोटे छोटे टॉपिक में, उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं राज्य से, उत्तर प्रदेश में देखते हैं नब्बे योजना। नब्बे योजना फेमस क्यों है? नब्बे योजना उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में क्यों इसको दिया गया? क्योंकि देखिए, ये इसमें मैगजीन में आप लोग देख लीजिएगा, मैगजीन में 23 जुलाई दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे 24 जून है। ठीक है, तो नब्बे योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 जून को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पे? इसमें जो है, जो 2 लाइन देख रहे हैं आप ना, इसमें मेन क्या क्या पॉइंट हो सकता है, क्या इसमें पूछ सकता है फैक्चुअल, उसको आपको देखिए इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है। इसमें पूछेगा नब्बे योजना की शुरुआत कब हुई थी। नब्बे योजना की शुरुआत कब हुई थी? नब्बे योजना की शुरुआत 24 जून 2025 को किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। कहाँ पे? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो क्या बताएंगे आप? सोनभद्र। ठीक है, ये 4 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है पहले लाइन में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? नब्बे योजना लाया क्यों गया है? तो इसलिए लाया गया, लक्ष्य क्या है? 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियों जो कि न्यूनतम कक्षा 10 पास हों, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा ये भी देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को गैर पारंपरिक पेशेवर भूमिका में कौशल प्रदान करना, ताकि वे क्या हो सके? आर्थिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन सके। देखिए, इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो इसमें भारत सरकार का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, तो इसीलिए इस योजना को लेके आई है। अब जिसमें दिया है गैर पारंपरिक, जैसे महिलाएं जो हैं वो भोजन में, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, कृषि में भी देखेंगे महिलाओं की भूमिका ठीक ठाक है। इसके हट के जो मतलब कह सकते हैं क्षेत्र हैं, उसका जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हट के क्या क्षेत्र हो सकते हैं? तो इससे हट के जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सूचना हो गया, आईटी हो गया, तकनीकी हो गया, निर्माण हो गया, इस समय महिलाओं की भूमिका कम है, तो उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो प्रशिक्षण देना है तो प्रशिक्षण किसी के माध्यम से दिया जाएगा, मतलब इससे पहले कौन कौन सी मंत्रालय है जो इस योजना को कार्यान्वयन करेगा? तो कौन कौन सा मंत्रालय है देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, दोनों की संयुक्त रूप से पहल है। ठीक है, किसकी किसकी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो महिला विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय, यह प्रश्न पूछ सकता है कि नब्बे योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो उसमें आप महिला एवं विकास मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय को याद रखिएगा। इसका कार्यान्वयन कैसे होगा? ठीक है, पहले इसका जिस परियोजना है 27 जिलों में 9 राज्यों में लागू की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तभी इसका जो है पहले आकांक्षी जिला, साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही लागू किया जाएगा। आकांक्षी जिला क्या है? आकांक्षी जिला वो जिले होते हैं जो
सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको आकांक्षी जिले को सभी जिलों के बराबर लाने के लिए ही वहाँ पे सरकार विशेष फंड प्रोवाइड कराती है उन जिलों को बाकी जिलों के बराबर मुख्य धारा में, जिससे वो आ सकें। साथ साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र भी इसमें शामिल है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपका जो है आ सकता आएगा जो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी स्टेट आएंगे, 7 स्टेट हैं। तो अब जब योजना है तो उसका प्रशिक्षण भी दिया, प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा तो देखते हैं। प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इसका जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना अभी नहीं लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है 15 जुलाई 2015 को। इसके तहत ही प्रशिक्षित जो है की जाएंगी। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर कब किया गया है? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसी के तहत इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। इसको आप लोग याद रखिए, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, यह प्रशिक्षण छात्रों को विशेष व्यावसायिक दक्षताएं प्रदान करता है जो उन्हें नौकरी या स्वरोजगार के लिए तैयार करता है, विशेष रूप से गैर पारंपरिक क्षेत्र या उन उद्योगों या व्यवसायों को दर्शाता है जिसमें आमतौर पर महिला रोजगार कम होता है, जैसे तकनीकी, निर्माण और IT, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र? तकनीकी, निर्माण और IT, अभी आपको पहले बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इसके तहत ही ये नव्या योजना में याद करने वाली जो चीज़ें हैं उसको आपको बता दिया गया है। जब आपका जो है MCQ कराएंगे, जब इस पर प्रश्न बनाएंगे तो उसमें जो है आपका रिवीजन भी होता जाएगा, प्रश्न कैसे आएंगे और क्या क्या इसमें याद करने वाली बात है आपको हम बता ही चुके हैं। तो देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है नमस्ते दिवस। नमस्ते दिवस क्या है? तो नमस्ते दिवस जो है 16 जुलाई 2025 को नेशनल एक्शन फॉर मैग्नाइट सैनिटेशन इकोसिस्टम दिवस के रूप में कब इसका जो है अवसर पर किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने लखनऊ में किसके लिए? कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14473 का उद्घाटन किया। किसके लिए है नमस्ते दिवस? कचरा बीनने वालों के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। पहला फैक्ट ये हो गया। इसमें दूसरा ये है नमस्ते दिवस की शुरुआत कब की गई, तो इसको आप 16 जुलाई 2025 याद रखिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम होगा उसमें फैक्ट में डेट भी पूछ लेता है। और इसका हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिएगा 14473। 2 चीज़ हो गया और 3 चीज़ हो गया। और इसके साथ साथ ये सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक को PP किट एवं आयुष्मान कार्ड भी दिया गया। PP किट क्यों दिया गया? क्योंकि जब वो सेप्टिक टैंक में उतरते हैं तो उसमें जहरीली गैस होती है, ठीक है, तो इससे उनकी तबीयत खराब होती है, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए PP किट पहन के उतरेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड भी दिए। आयुष्मान कार्ड इसलिए दिया गया अगर आप बीमार हो रहे हैं, ठीक है, जो श्रमिक हैं सेप्टिक टैंक में उतर रहे हैं, अगर उनके बीमार हो रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड के तहत उनका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। तो जो है सीवर, सेप्टिक टैंक, खतरनाक मैनुअल सफाई कार्य से मुक्त कर सुरक्षित सम्मानजनक जीवन और अस्थायी आजीविका प्रदान करना है, इसलिए किया गया है। जिससे जो ये करते ये जो मैनुअल सफाई करते हैं उनके लिए जो है सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित जीवन के लिए आजीविका जिससे वो प्रदान कर सके अपनी, इसलिए उनको जो है ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उनको किट दिया गया है, उनको आयुष्मान कार्ड दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं इनका कार्यान्वयन कौन करता है, इसके अंदर ये जो है काम करते हैं। तो योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा आवास एवं शहरी मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शहरी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा, 2 मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी जो करती है कौन सी है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये गलत है इतना, ये इस कंपनी के तहत इसका कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। और मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, साथ साथ शहरी और आवास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इस योजना को जो है शुरू किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं इसका आधार क्या है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेजिंग को प्रतिबंध किया गया। इसे अमानवीय प्रथा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में
तब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सभी सरकारों को बोला था कि इस पे जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा जाए। प्रतिबंध इसलिए लगा जाए क्योंकि पहले जो था, जो सफाई था वो हाथों से होता था। जैसे आप लोग देखेंगे रेलवे पटरियों पर जो मल था वो पहले हाथ से उठाया जाता था, और जो सफाई होती थी उसकी भी सफाई जो है हाथ से होती थी, जिससे लोग इनको हीन भावना से देखते थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक अमानवीय प्रथा है, इसको जो है इसको रोक लगाने के लिए कोई नया अधिनियम या कानून बनाया जाए। तो यही पे पुनर्वास अधिनियम 2013 उस समय सरकार ने शुरू किया। तो मैनुअल स्कैवेजिंग क्या है? तो मैनुअल स्कैवेजिंग जो है वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अस्वस्थकर शौचालयों, सीवर, नालियों या रेलवे पटरियों से मानव मल को हाथ से साफ करने के लिए नियुक्त किया जाता था। भारत सरकार ने पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। 2013 के तहत इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सब जगह इसका पूर्ण जो है प्रतिबंध है। ऐसे शौचालय जो पहले होते थे उसमें जो शौचालय होते थे उसमें जो मल बिना उचित उपचार के छोड़ा जाता था, तो ठीक है, उसके बाद में साफ कराया जाता था हाथों से, ये ऐसे मजदूरों को बुला के। इसको जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था, स्वच्छता के लिए भी हानिकारक था। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट हो गया? मेन पॉइंट इसमें हो गया किस मंत्रालय द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है, इसको आप याद रखिएगा। कब शुरुआत किया गया है इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये नमस्ते दिवस किससे संबंधित है, इससे याद रखिएगा। ये 4 पॉइंट इसमें फैक्ट में पूछ सकते हैं। तो जब आपको प्रश्न कराया जाएगा तो उसमें प्रश्न के साथ साथ आपको रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। क्या है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा की पहल है। लर्निंग बाय डूइंग, जैसे आप हेडिंग से ही जान सकते हैं, इसमें जो मेन आप जो हाईलाइट वाला पॉइंट देख रहे हैं इससे ही प्रश्न बन सकता है, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ये जो आप हाईलाइट देख रहे हैं इससे ही पहला प्रश्न बन सकता है इसमें। ठीक, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब शुरू किया गया है? देखिए आगे देखते हैं इसको। 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस लिए? सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हेतु। ये भी रखिएगा, अगर ये भी पूछ सकता है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए शुरू किया गया। ठीक है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया है। तो आइए इसका देखते हैं उद्देश्य क्या है। इसके तहत क्या क्या होगा? कक्षा 6 से 8 के छात्रों को लकड़ी कार्य, ठीक है, लकड़ी कार्य में आपका फर्नीचर वगैरह आ जाएगा। ठीक, धातु कार्य, लोहे या तांबा का जो काम होता है, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। क्या क्या है? लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा एवं पर्यावरण, शिक्षा, बागवानी, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए है, साथ साथ आपको सिखाया भी जाएगा, इसके लैब बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप पढ़े कि लकड़ी चेयर ऐसे, कुर्सी ऐसे बनाई जाती है कि उसमें 4 पैर होते हैं, इससे बगल में हैंडल होती है, तो उसको आपको साथ साथ सिखाया भी जाएगा। ऐसे लोहे का भी काम है, इससे कृषि भी है। अगर कृषि आपको पढ़ाया जाता है, गेहूँ कैसे पैदा होता है, क्या उसको साथ साथ आपको बताया भी जाएगा कि इसका प्रोसेस कैसे है। हर एक चीज़ जो है प्रशिक्षण, इसलिए जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो ये भी किसके तहत दिया जाएगा? पायलट प्रोजेक्ट है क्या, इसको आगे देखते हैं अभी। तो ये पायलट चरण है। ठीक है, पायलट परियोजना है। कितने जिलों में? 15 जिलों में। 15 जिलों के 16 स्कूलों में लगभग 6000 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। कितने? लगभग 6000 छात्रों को प्रशिक्षित किया है। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता में वृद्धि दर्ज की गई है। ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं इसको लेके उत्साहित हैं और उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो आइए देखते हैं आगे इसका विस्तार कैसे होगा। विस्तार जो है 2025-26 में 3288 अतिरिक्त स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं के तहत इसका विस्तार जो है प्रस्तावित है। प्रयोगशाला की स्थापना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2274 उच्च प्राथमिक और समग्र स्कूलों में आधुनिक लैब जो है स्थापित की जाएंगी। प्रशिक्षण के लिए लैब तो चाहिए ही। इसे साइंस साइड में तो पहले से सभी स्कूलों में था, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, साथ साथ उसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो। इसी प्रकार से ये भी लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें भी आप सीख सकेंगे पढ़ने के साथ साथ।
इसी में जो है समग्र शिक्षा अभियान देखते हैं क्या है। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत एक एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक, कहाँ तक, प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा को समाहित करता है। इसमें 3 योजनाएं, जो पहले की योजनाएं थे उसको समाहित किया गया। कौन कौन सी योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया है, समग्र शिक्षा में इसको समाहित कर दिया गया है। ये तीनों समग्र शिक्षा के तहत आएंगे, ठीक है। इसको बंद नहीं किया गया है, केवल इसमें मर्ज किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो इसको बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न आएगा। अभी आपको जो फैक्ट बताए हैं उसको आप याद रखिएगा। इस शुरुआत के जो है हाईलाइट वाले पॉइंट में ही प्रश्न बन सकता है। और कब लॉन्च किया गया ये भी देख सकते हैं। अभी पेट का एग्जाम है, इसमें भी पूछ सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, उसमें आपको पूछेगा 12 जुलाई, 10 जुलाई या 14 जुलाई, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है आपका अगला जो करंट अफेयर है, उसमें आप देख रहे होंगे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, लखनऊ क्या, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर। अब शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर, ठीक है, इसको देखते हैं कि लखनऊ को अभी हाल ही में शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है, 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब सीवरेज संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे, कितना, 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया। शून्य अपशिष्ट शहर वो शहर, ऐसा शहर होता है जो अपने द्वारा उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने और पुनः उपयोग करने और पुनः चक्रित करने के लिए जो है काम करता हो, तो उसे शून्य शहर अपशिष्ट शहर के रैंक में घोषित किया जाता है। तो देखते हैं अपशिष्ट उपचार का क्या था इसका। तो वर्ष 2022 में सीवरेज साइट पर 18.5 मीट्रिक टन संचित अपशिष्ट था। इसे समाधान कर लीजिएगा, समाधान हेतु 106 करोड़ की परियोजना शुरू की गई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत 96.53 करोड़ का वित्त पोषण हुआ। संस्करण कैसे हुआ, अब तक 12.86 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट को जैव मृदा और निर्माण ग्रेड मलबे में संशोधित किया गया इसको, ठीक है, किसमें किया गया, मलबे को संशोधित करके उसको रिसाइकिल यूज बनाया गया। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय द्वारा और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया था, 2 भाग में इसको बांटा गया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसका उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, जिसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की गई। तो अभी आप देखेंगे लगभग जिले ODF फ्री हो गए हैं और लगभग स्टेट भी हो गए हैं, लेकिन कागज पे जब आप रियलिटी देखने जाएंगे तो रियलिटी कुछ और है, ठीक है। फिलहाल ठीक है, इसमें जो प्रश्न आप देख सकते हैं तो पहले ही हाईलाइट से बन सकता है। हाल ही में शुद्ध शून्य अपशिष्ट शहर किसे घोषित किया है, तो लखनऊ है, इसको याद रखिएगा। बाकी और कुछ इसमें प्रश्न बनने लायक नहीं है, जानकारी के लिए रखिए, ठीक है, कभी मेंस में लिखना हुआ तो ठीक। आगे देखते हैं अगली योजना है, जो अगला है सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल। सलखन जीवाश्म पार्क जो है इसको अभी यूनेस्को जो है अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। कब किया है, 30 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसमें इसका जो 2 लाइन देख रहे हो ना, इसमें याद करने वाली क्या बात है कि सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है, पूछ सकता है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश। कभी कभी मिलान के लिए आएगा तो उत्तर प्रदेश देगा, उत्तराखंड दे देगा, बिहार दे देगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, पहली बात उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो किस जिले में है, सोनभद्र में। ये 2 हो गया। और इसको ये चर्चा में क्यों है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की
संभावित सूची में शामिल है, अस्थाई नहीं, अभी संभावित सूची में शामिल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है अस्थाई सूची में शामिल किया गया है, तो अस्थाई नहीं, संभावित अस्थाई सूची में। तो इसका क्षेत्र देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कहाँ है, इसका स्थान कहाँ पे है, सलखन जीवाश्म पार्क है कहाँ पे। सलखन गांव सोनभद्र जिला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे कैमूर रेंज में 25 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसका स्थान है सोनभद्र में, सलखन गांव है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने हेक्टेयर में, 25 हेक्टेयर में विस्तृत है। ठीक, इसका वैज्ञानिक महत्व देखते हैं। अगर इसको यूनेस्को अपनी संभावित सूची में रखा तो इसका कुछ तो महत्व होगा। वैज्ञानिक महत्व क्या है, पार्क में संरक्षित स्ट्रोमेटोलाइट्स लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने हैं, जो साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित हैं और ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण के प्रथम प्रमाण माने जाते हैं। इसकी घोषणा कब की गई है, स्ट्रोमेटोलाइट अभी आगे देखते हैं क्या है। इसकी घोषणा वर्ष 2002 में आधिकारिक रूप से जीवाश्म पार्क के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 2002 में। ये भी फैक्ट में भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है कि जीवाश्म पार्क को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कब की गई थी, 2001 में, 2 में, 3 में, तो इसी तरह 2 याद रखिएगा। वैश्विक तुलना कर लेते हैं कि विश्व में इस प्रकार के और भी पार्क हैं क्या। ठीक है, तो सलखन जीवाश्म पार्क सार्कवे कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। सार्कवे ऑस्ट्रेलिया येलो स्टोन अमेरिका से भी अधिक प्राचीन और बड़े हैं। इस प्रकार के जो जीवाश्म पार्क एक कहाँ पाया जाता है, सार्कवे ऑस्ट्रेलिया में है और येलो स्टोन अमेरिका में है। ठीक है, इससे भी अधिक प्राचीन और बड़े ये अपना सलखन जीवाश्म पार्क है। तो देखते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है। स्ट्रोमेटोलाइट प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित स्तरित अवसादी संरचनाएं हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है। ये जीवाश्म पार्क में से प्रोटोजोनोइक युग 1.6 से 1 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं और महान ऑक्सीकरण घटना 2.4 अरब वर्ष पूर्व से जुड़े हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको फैक्ट बता दिए। क्या इसमें पूछ सकता है, इसका जब प्रश्न कराएंगे तो उसमें आपको जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसको जो है आपको वो एमसीक्यू के रूप में कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे, डेली आप लोग जुड़िए। क्रॉनिकल मैगजीन आपको हर महीने कराई जाएगी, पूरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सब कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।